Hi everyone. Please tell me, am I audible? First of all, please tell me, am I audible to you? And welcome to my YouTube channel. And this is Suman Shekhawat. And आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है. तो basically, if you guys are targeting SNAP, NMET, CMET, CT, then आप लोगों के लिए या फिर also XAT, तो आप लोगों के लिए ये जो सेशन है बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम करने वाले हैं कंप्लीट क्रिटिकल रीजनिंग. लाइक क्रिटिकल रीजनिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका एक काइंड ऑफ मैराथन समझ लो. तो एक ही सेशन में सारे टॉपिक्स का रिवीजन जो है वो हम करने वाले हैं इस एक सेशन में. अब क्रिटिकल रीजनिंग में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे कि आपके मोस्टली जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे जिन टॉपिक से, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इसमें. जैसे कि आपका स्टेटमेंट अजम्पशन है, या फिर जैसे कि आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन है, और आपका कोर्स ऑफ एक्शन है, एनालॉजीज है ना, असर्शन एंड रीजंस हैं. तो बेसिकली ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपसे फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं. तो उन टॉपिक्स को मैं आपके लिए लेके आई हूँ और इस एक ही सेशन में उन सब का हम रिविजन करने वाले हैं. एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत. तो वहां पे आपको इन सब का जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा, एक पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, तो जहां से आप देख सकते हैं. और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको इंग्लिश बाय सुमन शेखावत टेलीग्राम पर मिल जाएंगे. ओके, चलिए तो चलिए तो थोड़ा गला खराब है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें फर्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपके लिए ले रही हूँ. क्रिटिकल रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट अजम्पशन, जो कि बेसिक है. अगर आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशन अच्छे से समझ आ गया तो डेफिनेटली जो बाकी के टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली आपको समझ में आ ही जाएंगे, राइट. तो इसके बेसिक्स देख लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. वैसे ही मैं सीक्वेंस में इन क्वेश्चंस को लेके आई हूँ जो फर्स्ट काइंड ऑफ स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट कि आपको आगे भी इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स हैं और जो नोटिफिकेशंस हैं और जो कंटेंट है वो आपको यहाँ पे मिलता रहेगा. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास में स्टेटमेंट एंड अजम्पशन. अब बेसिकली स्टेटमेंट एंड अजम्पशन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वी शुड नो कि स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जो है वो बेसिकली होता क्या है ना. व्हाट इज स्टेटमेंट एंड अजम्पशन? स्टेटमेंट क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? देखिए, इन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन क्वेश्चंस, अगर हम स्टेटमेंट अजम्पशन क्वेश्चन की बात करें तो स्टेटमेंट जो है इज गिवन इन द क्वेश्चन. स्टेटमेंट जो होता है ना वो एक क्वेश्चन फॉर्म में गिवन होता है. बेसिकली आपके पास में एक स्टेटमेंट गिवन होगा और वही हमारा क्वेश्चन होता है. जो स्टेटमेंट है ना वही हमारा क्वेश्चन होता है. ओके, तो फॉलोड बाय अ फ्यू अजम्पशंस, जिसमें कि कुछ गिवन आपको अजम्पशंस होते हैं, 2 to 3 अजम्पशंस आपको गिवन होते हैं, मेड ऑन द बेसिस ऑफ देम. और वो किस पर बेस्ड होते हैं? वो स्टेटमेंट पर बेस्ड होते हैं. इट मींस वो उससे रिलेवेंट है, उससे रिलेटेड है, राइट. आप स्टेटमेंट के बेसिस पर ही जो है अजम्पशंस को देखेंगे. स्टेटमेंट के बेसिस पर ही आप अजम्पशंस को जो है वो देखेंगे. क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको बता दूंगी. वैलिड डाउट होना चाहिए, फालतू के डाउट नहीं. कैंडिडेट्स नीड टू पिक द अजम्पशन विच मोस्ट अप्रोप्रिएटली और लॉजिकली इज करेक्ट हो. आपको वो अजम्पशन चूज करना है जो लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए. मोस्ट अप्रोप्रिएटली और लॉजिकली जो है वो करेक्ट होना चाहिए, राइट. लॉजिकली करेक्ट मीन्स कैसा होता है? हमें कैसे पता ये लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है ना. हाउ वी नो? देखो, आप उसका आइडिया लगा सकते हो, आप वो पता कर सकते हो. सपोज आपका कोई स्टेटमेंट है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसी को कंसिडर करके आपको अजम्पशन फाइंड आउट करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है. सपोज कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन है ना, कोई भी एक स्टेटमेंट गिवन है, उस पर हो सकता है कि आपको उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता हो, राइट. बट वो इन्फॉर्मेशन आपको यूज नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा लॉजिकल नहीं होना है. जितना स्टेटमेंट में दे दिया ना, बस ये समझ लो कि वो पत्थर की लकीर है. जो स्टेटमेंट में दे दिया वही इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, उसी को कंसिडर करते हुए आपको जो अजम्पशन है, अजम्पशन मीन्स क्या होता है कि जो सिचुएशन गिवन है ना, जो भी फैक्ट गिवन है स्टेटमेंट में, जो गिवन है ना वो फैक्ट ही होगा. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो फैक्ट ही है, आपको उसे फैक्ट ही समझना है. एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता भी है तो भी आपको अपना दिमाग वहां पे नहीं यूज करना है. तो जो भी इंफॉर्मेशन उसमें गिवन है ना, उस इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है? एज एन फैक्ट कंसिडर करना है और उस पे अज्यूम करना है. उस पे अज्यूम करना है आपको एक्स्ट्रा इन्फो, जो भी आप अज्यूम कर सकते हो उसके बेसिस पे कि हाँ अकॉर्डिंग टू मी ये स्टेटमेंट है और इस पे ये अज्यूम किया जा सकता है लॉजिकली. समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? लॉजिकली अज्यूम किया जा सकता है, एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाएंगे. ठीक है, वो कैसे वो हम आगे देखेंगे. तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड अजम्पशन कैन ईदर हेल्प यू स्कोर मोर इफ आंसर्ड लॉजिकली, है ना, एल्स रिजल्ट इन लूजिंग मार्क्स. अगर आप लॉजिकली उसको
देखेंगे तो आपके डेफिनेटली मार्क्स आएंगे, नहीं देखेंगे तो भैया आप मार्क्स जो है वो लूज भी कर सकते हैं। इफ कैंडिडेट्स चूज टू गेस इन सच क्वेश्चंस, so thus more and more questions must be solved so as ensure that कि you are able to understand what is correct approach to such question। इसको इन आंसर्स को जो अप्रोच है कि करेक्ट कैसे हो, ये जो क्वेश्चंस हैं वो करेक्ट कैसे हो, उसका एक ही फॉर्मूला है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस का कुछ कंटेंट मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे, वहां पे जाके चेक कर लेना। अजम्पशंस क्या होते हैं? अब स्टेटमेंट्स तो हो गए कि जो फैक्ट्स है, जो फैक्ट है ये समझना है आपको कि जो स्टेटमेंट है ना वो पत्थर की लकीर है, वही फैक्ट है। अब अजम्पशन क्या होता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो अबाउट अजम्पशन इज दैट कि व्हेन अ स्टेटमेंट इज गिवन, जब आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होता है, द ऑथर ऑफ द स्टेटमेंट बिलीव्स द अजम्पशन टू बी ट्रू। तो ऑथर को क्या समझना होता है कि जो अजम्पशन है ना वो ट्रू है। And this same approach must be used by candidates while answering the question based on this topic, right? It means कि जो assumption आया है वो logically correct है, हमें ऐसा ही समझना है। Okay? Next देखते हैं इसके बारे में। अब कुछ important tips and tricks हैं आपके लिए। कुछ important tips हैं, ये basically these tips are not only important in this topic but also important in conclusion topic also, ठीक है? तो वो आपको देखना है। फर्स्ट है कि रीड द स्टेटमेंट विद एन अप्रोच कि दैट द अजम्पशंस जो है वुड बी ट्रू विद रिगार्ड टू द स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट को जब रीड करते हैं, है ना, व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट, तो आपको ये देखना है, आपको ये सोचना है कि उसके जो अजम्पशंस आएंगे ना वो लॉजिकली किससे कनेक्टेड हैं, लॉजिकली किस पे बेस्ड हैं, किससे कनेक्टेड है। जो अजम्पशन आया है वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी लॉजिकल जो फैक्ट्स हैं वो हैं, ठीक है। इट मीन्स कि जो स्टेटमेंट है वो फैक्चुअल है, ये हमें पता है, बट जो अजम्पशन आएगा ना हमें ये माइंड में रख के अज्यूम करना है कि जो अजम्पशन भी जो आएगा ना वो भी क्या होगा, लॉजिकली, हम उसको लॉजिकली अज्यूम कर रहे हैं, एवं तुक्का नहीं लगा रहे। अजम्पशन तो वो भी होता है, सपोज मोहल्ले में किसी के घर में कोई भी चोरी हो गई फॉर एग्जाम्पल। अब जो बाकी की जो आंटियां होती हैं वो बैठ के क्या करती हैं, इधर उधर की बातें तो बनाती है, अच्छा ऐसा हुआ होगा, वो हुआ होगा, ये हुआ होगा। वो क्या है, वो भी तो अजम्पशंस ही हैं, बट क्या वो लॉजिकली करेक्ट हैं? नहीं, उनके कोई लॉजिक्स नहीं होते हैं, वो तो एवं ही बना देती हैं, समझ रहे हैं? उनके कोई लॉजिक्स नहीं होते हैं, उनके अपने लॉजिक्स होते हैं। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, समझ रहे हो? तो उनको हम लॉजिकली करेक्ट नहीं बोलेंगे, वो जस्ट एवं अजम्पशन बना दिए। बट जो सपोज फिर पुलिस का जो स्टेटमेंट आता है वो क्या होता है, वो अजम्पशन होता है फैक्ट बेस। वो क्या होता है कि वो पहले देखते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, देन वो एक अजम्पशन बनाते हैं कि ऐसे करके ऐसे हुआ होगा। 100% करेक्ट नहीं होते हैं अजम्पशंस कभी भी, बट हाँ 90% तक कहीं ना कहीं वो आसपास का आइडिया लगा लेते हैं, राइट? कैसे? प्रैक्टिस से, क्योंकि पुलिस वो काम हमेशा उनका डेली बेसिस का काम है, वो तो उस चीज पे हमेशा काम कर रहे हैं ना, तो उनको उस चीज का प्रैक्टिस है, तो उनके जो अजम्पशंस आते हैं वो कहीं ना कहीं 90% तक करेक्ट हो सकते हैं। बट क्या मोहल्ले की आंटियों के जो अजम्पशन आ रहे हैं क्या वो करेक्ट होंगे? नहीं, वो तो कुछ भी लगा सकती हैं अजम्पशन, है ना, वो तो कुछ भी अजम्पशन लगा सकती है, राइट? तो वो उनके करेक्ट होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं, वो जस्ट एवं फालतू के अजम्पशंस हैं। तो वो फालतू वाले अजम्पशंस हम यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। लॉजिकली आपके जो अजम्पशंस हैं वो लॉजिकल होने चाहिए। सेकंड है डू नॉट गो टू लॉजिकल विद द स्टेटमेंट्स। बहुत ज्यादा लॉजिक्स भी मत लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा कि मुझे इसके बारे में, सपोज कोई भी एक इंफॉर्मेशन है जो कि आपको स्टेटमेंट में गिवन है, अब आपके खुद के लॉजिक्स इसके बारे में कि मेरे एथिक्स ये कहते हैं, यहाँ पे एथिक्स नहीं यूज करने हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं यूज करना है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जितना गिवन है उसके बेसिस पे अज्यूम करो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंसिडर नहीं करनी है, राइट? तो एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन एंड द एंड द assumption must only be made based on the information जो कि स्टेटमेंट में गिवन है, राइट? डू नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट इट, आपको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पर ही करना है। ये बेसिक रूल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा इन पे फोकस कर रही हूँ। कॉमन assumptions जो होते हैं कैन ऑलवेज बी फॉलोड, बट अदर देन दैट डू नॉट अलाइन द स्टेटमेंट विद जनरल नॉलेज और अदर फैक्ट्स। जनरल नॉलेज बेस्ड जो assumptions हैं वो कभी भी कंसिडर नहीं किए जाएंगे। अदर फैक्ट्स जो हैं जो कि आपको गिवन ही नहीं है ना, वो कभी भी उनको कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। जो कॉमन assumptions होते हैं, है ना, जैसे कि
अब बोलोगे कॉमन अजम्पशंस कैसे होते हैं, हम कैसे पहचानेंगे ये कॉमन अजम्पशन है कि नहीं है, कैसे पहचानोगे? जैसे कि सपोज ताजमहल आगरा में है तो वो फैक्ट है, वो फैक्चुअल अजम्पशंस हैं जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसा राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, समझ रहे हैं आप? ये यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, ये कॉमन अजम्पशंस हैं जो हमेशा ही टू बी ट्रू ही होंगे, उनको हम रॉन्ग नहीं कर पाएंगे कभी भी, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि यूज द एलिमिनेशन मेथड इफ यू आर अनेबल टू एप्रीहेंड। अगर आप एग्जैक्ट आंसर पे नहीं जा पा रहे हो तो फिर यूज एलिमिनेशन टेक्निक, और ये आपको हर जगह करनी चाहिए करेक्ट आंसर पे जाने के लिए। So read the statement and then the assumptions given in the options. You shall notice that a few of them will most definitely not follow. अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक पे जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है कि आप करेक्ट आंसर चूज मत कीजिए, आप वो ऑप्शन चूज कीजिए जो नहीं हो सकता है, कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता जस्ट बिकॉज वो रीजन होना चाहिए, वैलिड रीजन, ऐसे नहीं कि एवं ही हटा दिया, ठीक है? तो ये नहीं, एलिमिनेट देम एंड देन चूजिंग फ्रॉम लेसर ऑप्शन मे प्रूव टू बी मोर कन्वीनियंट, राइट? नेक्स्ट है वन थिंग टू बी मेक नोट ऑफ इज दैट कि द अजम्पशन जो है इज समथिंग विच द ऑथर बिलीव्स। अजम्पशन हमेशा वो होता है जो ऑथर को लगता है कि ये अजम्पशन होगा टू बी ट्रू। सो वाइल चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन कीप दिस थॉट इन माइंड एज वेल, कि भैया अपने आप को ऑथर समझो। वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का है ना डायलॉग कि कभी कभी तो लगता है कि अपू ने भगवान है, वो वैसा वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ, कि आपको ये सोचना है कि मैं ऑथर हूं और अगर मैं ऑथर होता तो अकॉर्डिंग टू मी क्या करेक्ट हो सकता था, समझ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू मी क्या करेक्ट हो सकता था, वो आपको अपने आप को ऑथर समझ के करना है। इसको देखो, देन हम जाएंगे क्वेश्चन पर। इसको देखो, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि देखने हैं, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली। चलिए, आई थिंक आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चंस पे, राइट? अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन के थ्रू हम बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। देखो, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है स्टेटमेंट फॉर्म में। ये जो स्टेटमेंट होता है ना, ये आप ये समझ लो आपके लिए पत्थर की लकीर है, इसमें जो दे दिया वो फैक्ट है। स्टेटमेंट है द एडवाइजेबल एज फॉर अ चाइल्ड टू जॉइन अ स्कूल, वो क्या है? वो 5 ईयर्स है। कि एक एडवाइजेबल जो एज होती है, स्टेटमेंट कह रहा है, ये स्टेटमेंट कह रहा है तो आपको मानना होगा। एक एडवाइजेबल एज जो है ना वो 5 ईयर होती है एक बच्चे की। अब वो चाहे कम होती हो ज्यादा होती हो डजेंट मैटर, बट आपको तो यही मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि जो एडवाइजेबल एज है ना किसी बच्चे की, वो क्या होती है? वो 5 ईयर ही होती है। ठीक है जी, मान लिया। तो अब देखो क्या है। इसमें बताइए, कमेंट में बताइए आंसर।
ओके, वो देखो क्या होती है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, अजम्पशन है। बेसिकली वी हैव 3 assumptions। अब इन तीनों में से कौन सा करेक्ट होगा? देखो पहले ऑप्शन समझ लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको कब चूज करना है। ओनली अजम्पशन, ए ऑप्शन जो है ओनली अजम्पशन 1 फॉलो, वो आपको तब करना है जब आपको लगता है कि ओनली ये अजम्पशन जो है ना वही करेक्ट है अकॉर्डिंग टू इट। मींस कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या अज्यूम कर सकते हो इन तीनों में से। या तो आप ओनली 1 अज्यूम कर सकते हो, या आप ओनली 2 अज्यूम कर सकते हो, या आप ओनली 3 अज्यूम कर सकते हो, या फिर आपको लगता है कि आप ये 2 भी अज्यूम कर सकते हो, या आपको लगता है ये 2 कर सकते हो, या तीनों ही कर सकते हो। तो इफ यू थिंक कि आप ओनली 1 अज्यूम कर सकते हो तो इस ऑप्शन को चूज करो। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है ओनली, तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शन गिवन है आपके पास में। अगर आपको लगता है कि ओनली सेकंड करेक्ट है ना, तो फिर ये चूज कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि ये तो तीनों ही अज्यूम नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते, किस कंडीशन में नहीं होंगे? जब आपको लगता है कि स्टेटमेंट में जो फैक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है इसमें जो फैक्ट है ना वो इन तीनों में से किसी में भी नहीं है वो फैक्ट, राइट? तो आपको लगता है कि नहीं यार ये तीनों ही नहीं अज्यूम किए जा सकते, तो आप ये चूज कर दो। अब सपोज कि आपको ऐसा लगता है कि ओनली सेकेंड एंड थर्ड किया जा सकता है, ओनली सेकेंड एंड थर्ड किया जा सकता है। मुझे ये बताइए, क्या आपको ऐसा दिख रहा है कहीं कि जहां पे सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन हो? नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड का तो ऑप्शन है ना? तो आप क्या करोगे फिर? तो आप नन ऑफ द अबाव कर दो। नन ऑफ द अबाव मींस ये नन ऑफ द अबाव है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है ना। तो ये आप कर सकते हैं। तो अब चलिए देखिए एंड बताइए आपको क्या लगता है, क्या लगता है आपको? देखो, आपके पास में एक ऑप्शन है, आपके पास में स्टेटमेंट है कि द एडवाइजेबल एज जो है फॉर अ चाइल्ड टू जॉइन स्कूल वो है, क्या है? वो 5 ईयर है, वो 5 साल है। फर्स्ट कह रहा है आपको, फर्स्ट क्या कह रहा है कि एट दिस एज, कौन सी एज? 5 ईयर की जो एज है, द चाइल्ड इज फेमिलियर हो जाता है टू अडेप्टेबिलिटी। भाई तभी तो हमने किया ना, एडवाइजेबल एज मींस क्या है कि बच्चे को तब स्कूल में डालो जब वो कुछ सीखना स्टार्ट कर दे। वो सीख, अब ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो फेमिलियर हो जाता है, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मींस कि सीखने के लिए वो रेडी हो जाता है। 5 ईयर में बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। तो ये अज्यूम हम कर सकते हैं कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे, राइट? ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड अजम्पशन पे आइए। आफ्टर दिस एज किड्स डू नॉट लाइक टू गो स्कूल। इस एज के बाद में एक जो बच्चा होता है ना वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता। अब एक बात बताओ, इसमें एक फैक्ट है ये, है ना? क्या ये लाइकिंग से रिलेवेंट या रिलेटेड कहीं पर भी आपको गिवन है क्या? कहीं पर भी गिवन है? नहीं, लाइक की तो कहीं कोई बात ही नहीं हुई है, लाइकिंग का तो कहीं भी गिवन नहीं है। इसमें जो फैक्ट है वो हमारे इसके फैक्ट से मैच नहीं हो रहा, तो हमने रिमूव कर दिया इसको। स्कूल्स डू नॉट टेक एडमिशंस ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोर देन 5 ईयर्स ओल्ड। कि बच्चे जो हैं, यहाँ पे ये नहीं, ये कह रहे हैं कि एडवाइजेबल एज है कि बच्चे को ना स्कूल में जब वो 5 ईयर का हो जाए तब डालना चाहिए। अब अगर आप पहले भी बच्चे को स्कूल में कराते हो तो क्या स्कूल वाले मना करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मना तो नहीं करते ना वो। तो ये भी रॉन्ग, इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब आपके पास में आंसर क्या आया? ओनली 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, फर्स्ट अब देखो स्टेटमेंट क्या है। फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ लिक्विड इज वेरी कॉमन इन रूरल एरियाज। फैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्ट फाइंड आउट करो। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग जो है ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ लिक्विड वो कॉमन है रूरल एरियाज में। ठीक है, फास्टली कमेंट में बताइए।
देखिए अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, assumption नंबर 1 है कि देर आर मोर इलीगल एंड अनऑथराइज्ड शॉप्स हैं जो कि सेल करती हैं लिक्विड इन विलेजेस एंड रूरल एरियाज। अब ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सोचो। क्या ये हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट है कि फूड पॉइजनिंग जो है ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ लिक्विड, फूड पॉइजनिंग जो है ना ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ लिक्विड, इट मीन्स की अल्कोहल, तो वो बहुत कॉमन है रूरल एरियाज में कंजप्शन किया जाता है। तो इट मीन्स क्या है, बहुत ज्यादा है ऐसा तो नहीं है। देखो हर एक जगह का, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन एरिया हो, हर एक जगह का ना अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट फिक्स चीज होती हैं, फिक्स शॉप्स होती हैं या फिक्स इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब अगर किसी जगह पर वो ज्यादा बेची जा रही है कोई चीज, तो इट मीन्स वो इलीगली बेची जा रही है, राइट? वो इलीगल तरीके से हो रहा है। और इलीगल जो भी चीजें होती हैं उनका कोई वो होता तो है नहीं। तो देर आर मोर इलीगल एंड अनऑथराइज्ड शॉप्स हैं, है ना, जो कि बेच रही हैं लिक्विड इन विलेजेस में और रूरल एरियाज में, राइट? तो ये तो करेक्ट है। ओके अब इसको, ये फूड पॉइजनिंग कैसे इससे रिलेटेड हो गया? फूड पॉइजनिंग जो है वो इससे रिलेटेड ऐसे हो गया कि कोई भी जो भी चीज इलीगली बेची जाती है ना, उसकी कोई गारंटी वारंटी, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हेल्थ वाइज करेक्ट है या उसको कैसे बनाया जा रहा है। हो सकता है उसको मतलब अनएप्रोप्रिएट तरीके से बनाया जा रहा हो, एक एप्रोप्रिएट वे में नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रही है ना। तो इसलिए हम इसको भी इससे अज्यूम कर सकते हैं, अजम्पशन लगा सकते हैं। तो ये तो करेक्ट है। द रेशियो ऑफ पीपल ड्रिंकिंग, अब यहाँ पे क्या है, रेशियो बता रहा है, जबकि यहाँ पे किसी रेशियो की बात नहीं हुई है। यहाँ पे बोल रहा है कि फूड पॉइजनिंग हो रहा है, कंजप्शन ऑफ लिक्विड वो बहुत कॉमन है क्योंकि वहां पे ज्यादा बिकती है ये चीज। अब ज्यादा अगर कोई ड्रिंक करेगा तो फूड पॉइजनिंग ही होगा ना उसे, समझ रहे हैं? तो रेशियो की कोई बात नहीं हुई, इसलिए आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल दीजिए। Divya was advised by the doctor that she should not take part in the dance competition. ये कह रहा है कि दिव्या को ना डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि उसको ना रेस्ट करना चाहिए, राइट? उसको पार्ट नहीं करना चाहिए डांस कंपटीशन में। वी हैव 3 assumption। assumption नंबर 1 है कि द डॉक्टर डिड नॉट वांट, डॉक्टर चाहता नहीं है कि दिव्या जो है वो पार्ट ले इन द कंपटीशन में, बिकॉज ही वाज अफ्रेड, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि वो ना हार ना जाए, वो ना हार ना जाए। बताओ, ऐसा कुछ भी गिवन है स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दिव्या को डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि उसे डांस में पार्ट नहीं लेना चाहिए। वो क्या फर्क पड़ता है वो हारे या जीते? ये तो बकवास लॉजिक है ना। तो ये तो नहीं होगा। दिव्या हैड मेजर सर्जरी बिकॉज ऑफ हर इंजरी, दिव्या की सर्जरी हुई है इंजरी की वजह से, तभी तो डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया है कि भैया आप पार्ट मत लीजिए, आप रेस्ट कीजिए। तो ये अज्यूम कर सकते हैं। दिव्या डिड नॉट हैव मनी, मनी ऑल्सो न्यू टर्म, ये भी एक न्यू टर्म आ गया, तो न्यू टर्म भी कंसिडरेबल नहीं होगा। अब देखो कौन सा आंसर हो सकता है इसमें, आंसर होगा बी। कहाँ पे है? ओनली नो सॉरी नॉट 1। ओके आंसर होगा इसमें सी, कि अजम्पशन सेकंड तो फॉलो है बट अजम्पशन फर्स्ट एंड थर्ड जो है डू नॉट फॉलो। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर? आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए। सचिन मदर इंस्ट्रक्टेड हिम, सचिन की मदर ने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि टू रिटर्न होम बाय ट्रेन, कि वो ट्रेन से आए इफ इट रेन्स हेवीली, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो सचिन की मदर ने उसे कहा कि तुम ट्रेन से आ जाना। ठीक है, घर तुम ट्रेन से आ जाइएगा। अजम्पशन नंबर 1 है कि सचिन में नॉट बी एबल टू डिसाइड, सचिन खुद से डिसाइड नहीं कर सकता कि इफ इट रेन्स हेवीली, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है ना तो सचिन खुद से डिसाइड नहीं कर पाता, ऐसा है। या फिर द ट्रेन्स में प्लाई इवन इफ इट रेन्स हेवीली, और ट्रेन्स तो चलेंगी चलेंगी, है ना, शायद। ये मे है, ये मे वाला कॉन्सेप्ट देखो अभी बताती हूँ। इवन इफ इट रेन्स, देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट था। पॉजिटिव स्टेटमेंट में कभी भी जो नेगेटिव आपके अजम्पशंस होते हैं वो कंसिडर नहीं किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉन्सेप्ट आता है आपका मे वाला कॉन्सेप्ट, है ना, मे और मे बी, एक कॉन्सेप्ट है आपका मे और मे बी। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर ये किसी भी अजम्पशन में आपको गिवन हो, किसी अजम्पशन में मे और मे बी गिवन हो, तो आपको उस अजम्पशन को करेक्ट करना है। क्यों करना है? वो 100% करेक्ट होगा। रीजन है कि मे या फिर मे बी क्या बताते हैं, ये बताते हैं प्रोबेबिलिटी को, ये बताते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मींस क्या होता है?
कि 50% चांसेस हैं होने के और 50% चांसेस हैं नहीं होने के किसी भी चीज के। तो हम नेगेटिव को छोड़कर हम पॉजिटिव, जो 50% चांसेस है ना प्रोबेबिलिटी में, पॉजिटिविटी के होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी यही तो कहती है कि 50% हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो 50% पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी है ना, हम हमेशा उसी को कंसिडर करके उसको करेक्ट मान लेते हैं। क्लियर है? हम उसको करेक्ट मान लेते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अब अगर ये तो हमने मान लिया कि चलो द ट्रेन्स में प्लाई इवन इफ ट्रेन्स की, शायद ट्रेन्स चल सकती हैं हैवी रेन के बाद भी, तो ये तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट से। अब आप कहोगे मे तो यहां पर भी है, तो फिर क्यों नहीं किया? मे के साथ में नॉट है, ये कॉन्सेप्ट वहीं खत्म हो जाता है अगर नो नॉट नेवर इनके साथ में लग गया। तो ये एक नेगेटिव अजम्पशन है, इसलिए ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ओनली बी, आई मीन ओनली 2। तो ये हो जाएगा। इसको भी देखो, ये भी एक अच्छा है। द प्रेसिडेंट अश्योर्ड द पीपल, प्रेसिडेंट ने अश्योर किया लोगों को कि द इलेक्शंस, कि दैट इलेक्शंस जो है विल बी हेल्ड हियर आफ्टर एवरी 5 years। प्रेसिडेंट ने कहा कि हर 5 साल बाद यहाँ पे इलेक्शंस होंगे। क्लियर है? अब अजम्पशंस देखो, पीपल आर अफ्रेड दैट, लोगों को डर था कि द इलेक्शंस जो है मे नॉट बी हेल्ड एट ऑल, कि इलेक्शंस जो है वो कभी नहीं किए जाएंगे। या फिर पीपल अफ्रेड दैट द इलेक्शंस मे नॉट बी हेल्ड आफ्टर 5 years। इसमें से क्या होगा? या तो क्या था, उनको डर क्या था कि वो कभी नहीं किए जाएंगे या 5 years बाद नहीं किए जाएंगे। इन दोनों को देखो एक बार, कभी नहीं किए जाएंगे या 5 years बाद नहीं किए जाएंगे, इन दोनों में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी है। दोनों तो पॉसिबल नहीं है, दोनों तो हम अज्यूम नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं। या तो कभी नहीं किए जाएंगे या फिर आफ्टर 5 years नहीं किए जाएंगे, राइट? दोनों में से एक के होने के चांसेस हैं। तो जब ऐसे किसी भी आप ऑप्शन में फंस जाते हो ना, ऐसे किसी भी ऑप्शन में आप फंस जाते हो कि यार इनमें से क्या करें, या फिर कभी कभी ऐसा केस भी आता है आपके पास में कि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो है पॉजिटिव और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो है नेगेटिव, लेकिन किस कंडीशन में? जब दोनों में जो भी कंटेंट है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बार इसको भूल जाओ। आपके पास में एक अजम्पशन होता कि पीपल आर अफ्रेड दैट द इलेक्शंस मे नॉट बी हेल्ड एट ऑल, है ना, और सेकंड होता जहां पे सिर्फ ये नॉट नहीं होता, बाकी सब सेम होता सेंटेंस में, बाकी सारा जो इसमें लिखा है सारा स्टेटमेंट एग्जैक्ट होता, बस नो नॉट या नेवर का डिफरेंस होता। तो आप क्या करते? तो आप ये ऑप्शन, ईदर और, ये ईदर और ब्रह्मास्त्र ऑप्शन है जो एक ही कंडीशन में चूज किया जाता है। कब किया जाता है? एक ही कंडीशन में चूज किया जाता है, और वो तब किया जाता है जब आपके पास में ऐसे सेम टू अजम्पशंस हो, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस हो, तब आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो और कभी नहीं। तो इस कंडीशन में आपका आंसर होगा सी। क्लियर है? ये था स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। अब चलती हूं मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर, राइट? अब चलती हूं मैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन पर। चलिए अब आ जाते हैं कंक्लूजन। अब तक आप क्या देख रहे थे कि आपके पास में एक स्टेटमेंट गिवन था और आप उस पर एक अजम्पशन चूज कर रहे थे, एक अजम्पशन बना रहे थे। अजम्पशन तो कैसे भी हो सकते हैं, है ना, अज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अज्यूम तो हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन नाउ अब हम देखेंगे स्टेटमेंट कंक्लूजन। अब यहाँ पे नाम से ही पता है कि एक स्टेटमेंट गिवन होगा और उसका कंक्लूजन बताना है आपको। इस बार कंक्लूजन चूज करना है। कंक्लूजन बेसिकली क्या होते हैं? कंक्लूजन बेसिकली रिजल्ट्स होते हैं, आपके रिजल्ट। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखो, क्वेश्चन फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक कंप्राइज ए स्टेटमेंट आपको गिवन होगा जहां पे सेट ऑफ कंक्लूजन्स होंगे। जैसे अजम्पशंस के सेट थे ना, 2 और 3 अजम्पशंस थे, वैसे 2 to 3 कंक्लूजन्स होंगे। कैंडिडेट्स नीड टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंक्लूजन। अब आपको चूज करना है रिगार्डिंग टू द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को देखते हुए। मोस्टली द बिगेस्ट मिस्टेक जो आपकी होती है ना, विच इज मेड बाय कैंडिडेट्स व्हाइल सॉल्विंग द स्टेटमेंट कंक्लूजन क्वेश्चंस, इज दैट वो क्या होती है कि दे मेक अजम्पशन, वो अजम्पशंस बना देते हैं व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चन, जो कि आपको एक्चुअली में देखना क्या है, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। आपको चूज करना है कंक्लूजन। इट मींस कि द एप्रोप्रिएट रिजल्ट। कंक्लूजन क्या होता है? रिजल्ट होता है कि इस स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन कई बार गलती क्या कर देते हैं हम, स्टेटमेंट अजम्पशन बना देते हैं उसे, हम वहां पे जो भी अज्यूम किया जा रहा है उसको भी करेक्ट मान लेते हैं, राइट? तो ऐसा आपने नहीं करना है। आपको करना क्या है? आपको कंक्लूजन फाइंड आउट करना है। तो कंक्लूजन चूज करेंगे, रिजल्ट चूज करेंगे, आप वहां पर अजम्पशन नहीं चूज कर सकते हैं।
दिस स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन कॉन्सेप्ट जो है इज कॉमन है फॉर ऑल मेजर एग्जाम्स में, सब में आता है आपका बेसिकली, जितने भी जो किए जाते हैं, तो चलो आता है तो कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए कुछ सेम पॉइंट्स है अजम्पशन की तरह, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, देख लीजिए। इफ देयर आर टू और मोर सेंटेंसेस हैं विच आर यूज्ड टू फ्रेम अ स्टेटमेंट, देन द स्टेटमेंट जो है मस्ट बी इंटर रिलेटेड होते हैं। हमारे पास में एक ही स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं। डू नॉट लुक अ ट्रूथफुल नोशंस, आपको ट्रूथफुल नोशंस पे नहीं जाना है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल नहीं जाना है, कि आपको वही जो मैंने पीछे बताया था अजम्पशन में सेम रूल्स है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। करना क्या है, जितना गिवन है स्टेटमेंट में उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट निकालेंगे, कंक्लूजन फाइंड आउट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुझे पता है एंड अकॉर्डिंग टू मी इसका रिजल्ट जो है ना वो ये आएगा, ये कतई नहीं सोचना है, ठीक है? जितना गिवन है स्टेटमेंट में उसी का रिजल्ट बताना है, दैट्स इट। ओके, नो अजम्पशन मस्ट बी मेड, कोई अजम्पशन नहीं बनाएंगे आप लोग, इस चीज पे ध्यान रखेंगे। रीड द स्टेटमेंट केयरफुली एंड लुक फॉर द कीवर्ड्स, कीवर्ड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हमारा रिजल्ट आएगा। इफ देयर इज मोर देन कंक्लूजन, वन कंक्लूजन है तो विच इज एप्लीकेबल फॉर द स्टेटमेंट, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट द कंक्लूजन जो है ना दे ऑप्ट हैव सम रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ भी। कोई भी जो कंक्लूजन आ रहा है उनका आपस में भी, जो भी 2 to 3 कंक्लूजन्स गिवन है, तो कोशिश करें उनका आप आपस में कनेक्शन देख लें। क्योंकि देखो कोई एक चीज है जिसके रिजल्ट तो 2 या 3 हो सकते हैं, बट क्या वो एक दूसरे से थोड़े बहुत कनेक्टेड नहीं होंगे? कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन तो उनका भी होगा। तो कोशिश करो ये चीज देखने की, जो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी। डू नॉट गो बाय द लेंथ ऑफ द स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट्स, मेक श्योर दैट यू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली बिफोर यू मेक अ कंक्लूजन। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें कंक्लूजन पे जाने से पहले, राइट? कैंडिडेट्स हैपन टू लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स इन नेगेटिव मार्किंग में, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो तुक्के ना लगाएं, बस यही कहना चाहूंगी मैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए जी, क्वेश्चन क्या है मेरे पास? क्वेश्चन है, इन T20 मैच था, है ना, प्लेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देखो ये तो अभी रिसेंट सिचुएशन पे है ये क्वेश्चन आपके। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, द टोटल रन्स मेड बाय द इंडियन टीम वो थे 200। इंडियन टीम ने जो रन बनाए, इससे मुझे फिर हमारे फाइनल से याद आ गया, जो फाइनल था वर्ल्ड कप का, इसी के आसपास थे कुछ। 200 थे, 160 रन्स जो हैं आउट ऑफ 200 वर मेड बाय स्पिनर्स, वो तो स्पिनर्स ने ही बनाए थे। फैक्ट है ये, ध्यान रखिएगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है जिसमें कि 200 रन बनाए उन्होंने, जिसमें से 160 तो उनके स्पिनर्स ने ही बना लिए। कंक्लूजन देखो, रिजल्ट क्या आया इसका, 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, 80% टीम में स्पिनर्स ही थे। अगर आपको लगता है कि ये गिवन है और ये रिजल्ट आ सकता है, द ओपनिंग बैट्समैन जो है वो क्या थे, स्पिनर्स थे। फैक्ट्स मैच करो, देन आई विल टेल यू। फैक्ट्स मैच करो। देखिए जी, इसमें करना क्या है आपने, सॉरी नॉट अजम्पशन, आपको कंक्लूजन बताना है, एक रिजल्ट बताना है मुझे, ठीक है? तो आप रिजल्ट बताइए।
चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पर 80% ऑफ द टीम जो है कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। ये होगा या नहीं होगा? देखो, क्या यहाँ पर आपको कुछ भी पता है? यहाँ पे सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन है कि 200 रन बनाए थे, टोटल 160 उसमें से स्पिनर्स ने बनाए, राइट? अब उस टीम में कितने स्पिनर्स थे और कितने बैट्समैन थे, क्या थे, हमें कुछ नहीं पता। तो ये रिजल्ट तो नहीं आ सकता इसके बेसिस पे। ये कह रहा है कि द ओपनिंग बैट्समैन जो है वो स्पिनर्स थे। अब यहाँ पे ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं है, ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि जो ओपनर्स जो थे ना वो कौन थे, हमें नहीं पता, तो ये भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली आंसर क्या आ गया हमारे, नीदर, कि भैया दोनों ही रिजल्ट करेक्ट नहीं है, दोनों ही रिजल्ट इनकरेक्ट है ना। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट है कि द टीम मैनेजर जो है ह्यूमिलिएटेड। टीम मैनेजर ने क्या किया? हर एक टीम का, कंपनी में एक मैनेजर होता है ना हर एक टीम का, तो टीम मैनेजर ने क्या किया? ह्यूमिलिएट किया वरुण को इन फ्रंट ऑफ हिज कलीग्स के। उसके जो वरुण के कलीग्स थे ना, यानी कि साथ में काम करने वाले लोग, तो उनके सामने उसने ह्यूमिलिएट किया उसे, यानी कि इंसल्ट किया ऑन अ मंडे मॉर्निंग पे। ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन है कि द टीम मैनेजर डिड नॉट लाइक वरुण। लाइकिंग का कुछ गिवन है क्या यहाँ पे कि वो वरुण को लाइक करता है या नहीं करता है? हमें तो इतना पता है कि उसे ह्यूमिलिएट किया मैनेजर ने, तो लाइकिंग का हमें पता नहीं है, तो ये रिजल्ट नहीं आ सकता, राइट? वरुण वॉज नॉट एज पॉपुलर एज हिज अदर कलीग्स। वरुण पॉपुलर नहीं है बाकी कलीग्स की तरह। पॉपुलैरिटी रिलेटेड भी कुछ गिवन नहीं है। पॉपुलैरिटी के बेसिस पे ऐसा थोड़ी है कोई पॉपुलर हो तो ह्यूमिलिएट नहीं किया जाएगा, या अनपॉपुलर है तो किया जाएगा। तो काम के बेसिस पे होगा ना, आपने काम कैसा किया है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। तो बेसिकली हमारा आंसर यहाँ पर भी क्या आ गया? नीदर। नेक्स्ट देखिए, अ मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, एक कंपनी है जो कि मेटल बनाती है इन इंडिया में, हैज मूव्ड फ्रॉम अ पोजीशन। वो अपनी पोजीशन से मूव हो गई वेयर देयर वाज अ शॉर्टेज। कहां से? कि पहले क्या होता था? शॉर्टेज होती थी मेटल प्रोडक्शन की, टू अ पोजीशन वेयर देयर इज द सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ मेटल। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक मेटल बनाने वाली कंपनी है। देखो, स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कंक्लूजन के आपके पास में एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसको अच्छे से समझो। एक कंपनी है और उसकी पोजीशन जो है वो अब चेंज हो गई, इट मींस बेटर हो गई। पहले क्या होता था, जहां पे इंडिया में शॉर्टेज होता था मेटल प्रोडक्शन का, है ना, शॉर्टेज थी, यानी कि हमें बाहर से इंपोर्ट करना। देखो, कोई भी चीज जिसकी शॉर्टेज होती है, सपोज आप अपने घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो, जैसे कि कुछ कुछ चीज होती है जो घर में बना लेते हैं वो, और जो चीजें आपके घर में कम बन रही हैं, तो आप क्या करते हो? आप उनको बाहर से लेके आते हो, इंपोर्ट करते हो ना, आप उनको बाहर से लेके आते हो। लेकिन जब आपके पास में, जब आप उसको अच्छे से बनाने लग जाओ अपने घर में, और जो आपके पास में किसी भी चीज की कमी थी, अब वो सेल्फ सफिशिएंसी हो गई कि अब हमें जरूरत नहीं है, अब हम वो चीज खुद से बना लेते हैं, हमें नीड नहीं है कि हम उसको बाहर से मंगवाएं। तो हम क्या करते हैं? सेल्फ सफिशिएंसी हो गई, इट मीन्स हमारा काम तो चल रहा है, तो हम क्या सोचेंगे? हम अपना मॉनेटरी बेनिफिट सोचेंगे कि अब यार हमारे पास सेल्फ सफिशिएंसी हो गई, अब हमारे पास जितना भी जो भी बन रहा है हम उसको बाहर इंपोर्ट करते हैं, है ना? तो अब हम क्या करेंगे? इस चीज को बेचेंगे और हमारा एक इकोनॉमिक फायदा जो है वो हम उठाएंगे। यही तो करते हैं ना, ताकि हमारा फायदा हो और हमारा मॉनेटरी बेनिफिट हो, राइट? भाई हमारा काम इतने में चल रहा है, तो हम उससे जो भी बच रहा है एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे? उसको बाहर बेच देंगे। ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, जो स्टेटमेंट कहना चाह रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट? तो चलो, इसके बेसिस पे कंक्लूजन कि इंडिया वॉज प्रीवियसली इंपोर्टिंग मेटल। इंडिया जो है वो प्रीवियसली इंपोर्ट कर रही थी मेटल। मुझे बताओ, कर रही थी क्या? जब आपके पास में कोई चीज की शॉर्टेज होती है, तो क्या आप उस चीज को इंपोर्ट करते हो? ये तो मैंने बताया, हाँ करते हैं। जब हमारे पास में कमी थी तो हमें डेफिनेटली, देखो, जरूरत आपकी सपोज 100 की है, आपकी नीड जो है वो 100 की है, राइट? आपकी 100 की नीड है, आपके पास में था कितना? सपोज कि 60 था, तो आपको 40 क्या करना पड़ रहा था? बाहर से लेना पड़ेगा ना। तो हाँ, इंपोर्ट कर रहे थे, जरूरत 100 की है तो वो तो पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है जी, ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। एट दिस स्पीड ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, जो जितनी स्पीड है हमारी कि हमने इतनी जल्दी रिकवर कर लिया, समझ रहे हैं हम? अब हमारे पास हमें जरूरत नहीं होती बाहर से इंपोर्ट करने की। तो इंडिया कैन सून, इंडिया जल्द ही बिकम अ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। इंडिया जल्द ही फॉरेन एक्सचेंज अर्नर हो जाएगा कि जिस स्पीड से अब हमने, पहले हमारे पास में 60 का प्रोडक्शन होता था, अब हमारे पास में 100 का प्रोडक्शन होने लग गया। इट मीन्स कि अब हमें ना तो किसी से कुछ मांगने की जरूरत है, कुछ लेने की जरूरत है, हम अपना काम खुद चला रहे हैं। जिस स्पीड से हमने ये किया, आने वाले कुछ सालों में हो सकता है हम जो है वो 150
150 के अराउंड जो है वो प्रोड्यूस करने लगे मेटल, तो हमारी जरूरत कितनी है? हमारी जरूरत तो 100 की है, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर बेच देंगे और उससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बन जाएंगे। अब हम भी बाहर की करेंसी कमाने लग जाएंगे, राइट? तो ये भी तो करेक्ट है ना। रिजल्ट तो ये भी आ सकता है कि जिस स्पीड से अब हमने सेल्फ सफिशिएंसी कर ली है, तो नेक्स्ट अब जो भी एक्स्ट्रा जो हमारे पास आएगा, हम जो भी प्रोड्यूस करेंगे, अब हम उसे बाहर की जो करेंसी है या बाहर का फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं, राइट? तो ये भी कंक्लूजन करेक्ट है, इसलिए आंसर होगा इसका सी, बोथ। तो ये होते हैं कि जहां पर आपको रिजल्ट देखना है, रिजल्ट बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट, जो आपका स्टेटमेंट कहना चाह रहा है, बट स्टेटमेंट को आपको उस तरीके से अंडरस्टैंड करना है जो तरीका मैंने आपको बताया कि आपको उसको थोड़ा सा ना समझना है ना, इन योर ओन वे, अपने तरीके से उसको समझना है। आप अपना कोई भी एग्जांपल लेके उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। बस मैंने आपको उतना ही एक्सप्लेन किया स्टेटमेंट जितना गिवन था, कुछ फालतू का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको नहीं बताया इसमें, तो जितना गिवन है उतने को ही आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमने देख लिया स्टेटमेंट अजम्पशन ये, अब हम आएंगे हाँ असर्शन एंड रीजंस पे। ये भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है, तो देखते हैं असर्शन एंड रीजंस जो है वो बेसिकली क्या होता है। चलिए कोई भी अगर डाउट हो, कुछ भी हो, तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असर्शन एंड रीजन। असर्शन एंड रीजन बेसिकली क्या होता है, इसके भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में। देखो इसमें होता क्या है बेसिकली कि इन दीज क्वेश्चंस द कैंडिडेट्स जो है इज प्रोवाइडेड विद द स्टेटमेंट। यहां पर भी आपके पास में एक स्टेटमेंट गिवन होता है, एंड दिस स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है एक ओपिनियन, है ना, अ फैक्ट और एक कमेंट। अब ये जो स्टेटमेंट होता है ना, ये थ्री फॉर्म्स में हमारे पास में आ सकता है, या तो कोई ओपिनियन हो सकता है, या कोई फैक्ट हो सकता है, कोई कमेंट हो सकता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, असर्शन कहते हैं। वही होता है हमारा असर्शन, राइट? असर्शन क्या होता है, कोई ओपिनियन, फैक्ट या कमेंट जो कि स्टेटमेंट फॉर्म में आता है। जो अदर स्टेटमेंट होता है वो होता है रीजन, कि ये ऐसा हुआ है तो उसका रीजन क्या रहा होगा, कारण बताओ, ठीक है? दीज टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम अ पेयर ऑफ रीजन एंड असर्शन स्टेटमेंट, ये पेयर में आते हैं, जिसको एक को हम रीजन कहते हैं, एक को असर्शन कहते हैं। देयर मे और मे नॉट बी अ रिलेशन बिटवीन द टू। अब हो सकता है इन दो के बीच में, एक स्टेटमेंट है, ये असर्शन है, ये रीजन है, हो सकता है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है कि ये जो असर्शन है, यानी कि ये जो एक्शन हुआ है, असर्शन को आप एक्शन समझ लो, ये जो एक्शन हुआ है, ये जो काम हुआ है, उसका रीजन ये है, ठीक है? या फिर ये हो सकता है कि आपको रीजन गिवन हो, है ना, कि ये जो रीजन है इसका कारण ये रहा होगा, ओके? कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक असर्शन रीजन गिवन है, एक असर्शन रीजन गिवन है, ठीक है? ये हो सकता है कि ये जो कारण है ये इंडिविजुअल है, इट मीन्स कि इसका रीजन ये नहीं है, ये इस वजह से नहीं हुआ है, ये लॉजिकली रीजन तो करेक्ट है बट उसका कारण ये नहीं है, ठीक है? तो इस टाइप से भी हो सकता है। तो मोस्ट कॉमन मिसकॉन्सेप्शन जो होता है ना इसका, वो क्या है कि असर्शन इज अ स्टेटमेंट एंड द रीजन हैज टू बी डिफेंडिंग द स्टेटमेंट और द कॉज फॉर इट। सो चलिए देखते हैं अब इसमें करना क्या है। आप थोड़ा सा इसका टाइप्स देख लो असर्शन रीजन के। असर्शन रीजन में क्या होता है ना कि ऑप्शन पैटर्न कुछ इस टाइप से होते हैं, ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरीके से आते हैं। ऑप्शन ए आपके पास में आएगा, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कैसा है, कुछ ऐसा आता है, ये है असर्शन और ये है रीजन, देन आपके पास में ये ऑप्शंस आते हैं, ये ऑप्शंस है, इस टाइप से इसके ऑप्शंस आते हैं, क्लियर है? ये असर्शन हो गया, ये रीजन हो गया। अब आई होप कि अब आप बेटर समझ पाएंगे। तो अब आपको करना क्या है भैया, आपको करना ये है, ए ऑप्शन आप तब चूज करेंगे जब बोथ द स्टेटमेंट, दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं, एक असर्शन वाला और एक रीजन वाला, है ना, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, वो दोनों करेक्ट हैं, लॉजिकली वो दोनों करेक्ट हैं। अगर आप उनको रीड कर रहे हैं तो आपको उनके उनके जो लॉजिक हैं असर्शन के और रीजन के, वो करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है? एंड द रीजन जो है प्रोवाइडेड इज द राइट एक्सप्लेनेशन। अब जो रीजन है, ये तो था असर्शन ए और ये था रीजन। अब ये जो रीजन है ना, इसमें ना इसने राइट एक्सप्लेनेशन दिया है कि इसमें जो एक्शन हुआ है, यहां पर जो एक्शन हुआ है उसका कारण यही है। तो आप ए ऑप्शन चूज कर दीजिए। तो आप ए ऑप्शन चूज कर दीजिए कि जो बी में कारण दिया है, जो बी में जो हुआ है ना, उसकी वजह से वो ए वाला एक्शन हुआ।
तो आप ए चूज कर दो। बी ऑप्शन कब चूज करोगे? बोथ द स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन ट्रू है, ट्रू तो है, बट द रीजन जो है विच इज प्रोवाइडेड इज नॉट करेक्ट एंड डज नॉट अप्लाई टू द असर्शन स्टेटमेंट। इट मीन्स कि ये लॉजिकली इंफॉर्मेशन तो दोनों की ही सही है, इंफॉर्मेशन तो दोनों की ही सही है, बट ये जो कारण है ना वो इसके साथ फिट नहीं बैठ रहा। आई मीन ये किसी और चीज का कारण हो सकता है, बट ये इसके साथ फिट नहीं बैठ रहा। ये ए में जो भी इंसिडेंट हुआ है उसका रीजन नहीं है, रीजन तो करेक्ट है, ये किसी और इंफॉर्मेशन का है, बट इसका नहीं है। तो आप ये चूज कर दो। द असर्शन इज ट्रू है बट रीजन रॉन्ग है। आपको लग रहा है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ना वो लॉजिकली करेक्ट है, बट बी में जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट नहीं है, तो आप ये चूज कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भैया इन्फॉर्मेशन इसमें सही है, रीजन तो सही दिया है, बट ये जो एक्शन है ना वो गलत है, इसकी वजह से ये एक्शन नहीं आ सकता, तो आप ये चूज कर दीजिए। आपको लग रहा है कि बोथ दोनों ही गलत हैं, दोनों ही फॉल्स है, इसमें जो गिवन है स्टेटमेंट में और जो उसका जो रीजन दिया है दोनों ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हैं, तो ये चूज कर दीजिए। ऑप्शंस आते हैं कुछ इस तरीके से, आपको ऑप्शंस भी समझ में आने चाहिए, कौन सा ऑप्शन चूज करना है, कब करना है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ चीजें जो आपको कंसिडर करनी चाहिए व्हाइल सॉल्विंग असर्शन एंड रीजन। चलो क्या कंसिडर करना चाहिए? स्टूडेंट जर्नली फेसेस टू सिचुएशन बिफोर डिटरमाइनिंग द राइट ऑप्शन। दो चीजें ऐसी होती हैं जहां पे आप थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं ये टाइप के क्वेश्चन, या आप फंस सकते हो जाके। वो क्या है? फर्स्ट तो है कि दिस इज अ लेस लाइकली सिचुएशन बट ऑफन इट हैपेंस दैट कि एक स्टूडेंट जो है कैन फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑन द फर्स्ट गो। कई बार क्या होता है ना कि जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट जो गिवन है, ये स्टेटमेंट है और ये उसका क्या है? रीजन है। सेकंड आपको रीजन गिवन होगा हमेशा। तो आपको क्या लगता है जब आप रीड करते हो, आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट ही गलत है, ऐसा फर्स्ट टाइम देखते ही, पहली नजर में देखते ही आपको क्या लगता है कि यार ये तो गलत है, तो स्टेटमेंट ही गलत है, समझ रहे हो? In that case, it becomes easier to rule out and make scope narrow. तो आप यहाँ पे इस ट्रैप में फंस सकते हो। तो if there are 4 options given, ruling out one statement as a false helps you to determine the correct answer. But if there are 5 options available, you need to cut out. आपको करना क्या है? Eliminate करना है one by one करके। जो elimination technique मैंने बताया था ना, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ये करके आपको देखना है। इफ यू थिंक दैट बोथ असर्शन एंड रीजन जो है वो करेक्ट हैं, देन योर आंसर मस्ट बी ईदर ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये देख लो जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है और जो उसका रीजन गिवन है, अगर ये दोनों करेक्ट है ना तो बाकी के जो सी डी ई ऑप्शन है उनको हटा दो, आपका आंसर बी या फिर ए में से ही आएगा, ऑप्शन ए या बी में से ही आएगा, बाकी ऑप्शन की तरफ देखो ही मत। बट इन एनी दीज सिचुएशन, एनी ऑफ दीज सिचुएशंस, what remains important is कि base of your concept clearly समझ में आना चाहिए। how strong and clear it is, without a clear concept you cannot conclude कि भैया करेक्ट आंसर क्या है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। स्टार्टिंग के 2-3 एग्जाम्पल देखो, समझ में आएगा। कुछ टिप्स हैं आपके लिए। फर्स्ट टिप है टेक टाइम। देखो एज बोरिंग इट में साउंड बट टाइम इज द बेस्ट थिंग है। आपको लग रहा होगा अरे मैम ये तो हमें पता ही है, आप क्या बता रहे हो, हमें तो पता ही है, तो बट स्टिल आपको टाइम देना चाहिए इस स्टेटमेंट और असर्शन को अंडरस्टैंड करने। ठीक है, time is the best thing that you can have on your hands while solving these kind of problems and taking the time and carefully reading question statement and जो भी ऑप्शंस है आपके अगेन एंड अगेन, इनको बार बार समझने की कोशिश करो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। बी केयरफुल ऑफ ईच स्टेटमेंट, दोनों ही जो आपका असर्शन है और जो रीजन है उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, समझ रहे हैं? सो द ट्रिक जो है लाइज नॉट ओनली इन द रीडिंग स्टेटमेंट एंड मेकिंग समथिंग आउट ऑफ देम, बट टू ट्रीट दीज स्टेटमेंट्स एंड अंडरस्टैंड देम सेपरेटली, इंडिविजुअल समझो दोनों को, स्टेटमेंट और असर्शन को, जो भी आपका असर्शन एंड रीजन है उसको। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, इनको डील कैसे करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करें वो देखो। सी, ये आपके पास में ऑप्शंस हैं जो मैंने बताया था, ठीक है, जो मैं आपको कहना चाह रही थी कि ए और बी पे फोकस करना। अगर ये दोनों करेक्ट हैं, अगर आपको लगता है कि ये और ये इंफॉर्मेशन तो करेक्ट है, तो ये ऑप्शंस आपको देखने की नीड ही नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज ही मत हो, आंसर्स इन दोनों में से ही होगा।
क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखो फॉल्स है तो ये चूज करोगे, एक फॉल्स है तो ये चूज करोगे, फॉल्स है तो ये चूज करोगे, बट अगर करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, तो इनमें से ही होगा ना आंसर। चलो देखते हैं। असर्शन है ऑल द क्रो स्पेसीज जो भी हैं आर एंटायरली ब्लैक इन कलर, वो ब्लैक कलर की होती हैं। जो भी क्रो स्पेसीज हैं, है ना, वो क्या है, ब्लैक कलर में होते हैं। रीजन क्या है इसका? इसने रीजन दिया है कि द कलर ऑफ द क्रोज इज अ बायोलॉजिकल एडाप्शन है, बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है इसका, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकली अडेप्टेशन है इसका, इसलिए वो ब्लैक कलर के होते हैं। कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या इन्फॉर्मेशन दोनों करेक्ट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो, बाकी तो बाद में देखना। भाई ब्लैक कलर किस रीजन की वजह से हो सकता है उनका? पहले तो ये सोच लो थोड़ा सा कि उनका जो ब्लैक कलर है ना, उसका रीजन क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है? चलिए देखते हैं। आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। ओके, अब देखो अगर सपोज कि इसका रीजन आपको दिया हुआ है कि ये जो ब्लैक कलर के होते हैं ना, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? बायोलॉजिकल अडेप्टेशन। बायोलॉजिकली ही अडेप्टेशन की वजह से ही वो ब्लैक कलर के हो सकते हैं, और तो ऐसा है नहीं कि, है ना, कि ये जो है किसी ने कलर किया हो, ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं। पहले ये देखो सबसे पहले कि जो ऑल द क्रो स्पेसीज जो है एंटायरली ब्लैक इन कलर, क्या ऐसा होता है? लॉजिकली बिल्कुल होता है। तो ये इन्फॉर्मेशन क्या है? ट्रू है। फिर ये इन्फॉर्मेशन देखो कि द कलर ऑफ द क्रोज जो है इज अ बायोलॉजिकल अडेप्टेशन है। ये इन्फॉर्मेशन भी लॉजिकली क्या है? ट्रू है। इनका आपस में रिलेशन है या नहीं वो हम बाद में देखेंगे, पहले देखो दोनों ट्रू है या नहीं है। अब दोनों में से एक भी फॉल्स नहीं है तो ये ऑप्शंस ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए। नाउ वी हैव टू ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि दोनों करेक्ट हैं और ऐसा जो होता है उसका रीजन यही है, वैलिड रीजन ये है ना, ये भी इसका एक वैलिड रीजन में से आता है, तो आप ऑप्शन ए चूज कर लीजिए, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि बोथ ट्रू तो हैं, करेक्ट तो हैं, और जो रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका। तब तो आप ये चूज कर दो। आपको लगता है दोनों करेक्ट तो हैं, बट जो रीजन जो है ना, ये भी लॉजिकली करेक्ट है, ये भी लॉजिकली करेक्ट है, बट ये रीजन इसका नहीं है, ये किसी और का रीजन हो सकता है, तो आप बी चूज कर देते। बट ये जो रीजन है ये इसका एक रीजन है इनके ब्लैक कलर होने का, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, असर्शन गिवन है कि द माउंटेन्स ऑन मून, माउंटेन्स जो है मून पर आर वे टॉलर है, वो टॉलर है देन माउंट एवरेस्ट से। माउंटेन्स जो है ना मून पर, वो क्या है? टॉलर है माउंट एवरेस्ट से। अच्छा क्वेश्चन है, देखना। ये कह रहा है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो स्ट्रॉन्गर है अर्थ पर, अर्थ पर ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्ट्रॉन्गर है देन मून। पहले तो ये बताओ, क्या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है अर्थ की मून से? बिल्कुल है, बिल्कुल है, तभी तो हम जमीन पे चल पा रहे हैं, है ना। ये कह रहा है कि माउंटेन्स, क्या ये भी लॉजिकली करेक्ट है कि द माउंटेन्स जो है मून पर वो वे टॉलर है? बिल्कुल है, ये भी लॉजिकली करेक्ट है। पहले ये देखो क्या ये दोनों लॉजिकली करेक्ट हैं भी या नहीं है, है ना।
बताओ। बिल्कुल है। अब कुछ कहेंगे मैम कैसे पता ये वो, देखो पता सब है, मॉन्स हाइगिन्स नाम है ना? मॉन्स हाइगिन्स नाम है। मॉन्स हाइगिन्स जो है ना, वो माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा माउंटेन है जो कि मून पर है। 18,000 आगे समथिंग कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 18,000 समथिंग कुछ इसकी हाइट है। ओके, तो इसलिए अब लॉजिकली ये भी करेक्ट है, लॉजिकली ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, तो ये ऑप्शंस तो रिमूव हो गए। अब इसमें से ये देखो कि है ना, अब ये देखो कि क्या ये जो रीजन दिया है, क्या इसकी वजह से ऐसी पॉसिबिलिटी है, मतलब कि जो ग्रेविटी जो है ना अर्थ पर वो स्ट्रॉन्गर है, अर्थ पर जो ग्रेविटी है ना वो स्ट्रॉन्गर है मून से, तो इसलिए यहाँ के माउंटेन्स की जो हाइट है वो कम है, और मून पर जो माउंटेन है उनकी हाइट ज्यादा है। उस क्या ऐसा पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ग्रेविटी अगर ज्यादा है तो वो चीजों को अपने अंदर की तरफ खींचती है। माउंट एवरेस्ट ऊपर जितना है जमीन के नीचे भी है ना? अब लेकिन हम तो एक सरफेस एरिया से ही उसको काउंट करेंगे उसकी हाइट, राइट? तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है ना कि कोई भी चीज जो है वो अर्थ अपने अंदर की तरफ खींच के रखती है उसे, तो इस वजह से ये रीजन है कि उसका जो माउंटेन है उसकी हाइट जो है वो ज्यादा है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी लेवल नहीं है इतना जितना अर्थ पर है, तो इसकी वजह से उसका जो माउंटेन है वो हाईएस्ट है इससे। क्या ये रीजन सही है? बताओ। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि भैया ये जो रीजन गिवन है ना ये वैलिड रीजन है ऐसा होने का। नेक्स्ट देखो, assertion है कि humans have evolved from an ape-like species of primates, कि humans कहाँ से बने हैं? ape-like species से, ठीक है, ape। एंड ये रीजन है कि देर आर मैनी फॉसिल्स दैट सपोर्ट द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन केस ऑफ ह्यूमंस। ये ना बहुत सारे फॉसिल्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो और इसको सोच समझ के कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए, कमेंट में मुझे बताइए। कह रहा है कि ह्यूमंस जो इवॉल्व हुए हैं कहां से हुए हैं? एप्पे लाइक स्पेसीज। एप्पे मीन्स क्या होता है? जैसे हम बोलते थे ना पहले, वानर, वानर जाति से, वानर जाति से निकले हैं क्या? बताओ। ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। ये हमें हमारी जो रामायण या फिर ये समय में भी सुनने में मिलता है। तो एप्पे लाइक स्पेसीज से जो है इवॉल्व हुए हैं ह्यूमन। क्या ये लॉजिकली करेक्ट है क्या? मुझे ये बताओ सबसे पहले, क्या ऐसा एक्चुअल में हुआ है? हाँ जी बिल्कुल हुआ है, हुआ है तो करेक्ट है। देर आर मैनी फॉसिल्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमंस के केस में, है ना? और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या कहती है कि हम कहाँ से हुए हैं या नहीं हुए हैं? क्या ये कहती है क्या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? मुझे ये बता दो, कहती है या नहीं कहती है? ठीक है।
क्या कहती है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन? कहती है कि बेसिकली जो स्पेसीज जो हैं, है ना, वो कोई भी हो सकता है, हम हैं या जो भी, वो ओवर द टाइम चेंज होती रही हैं, है ना, चेंज होती रही हैं और हमेशा राइज हुआ है न्यू स्पीसीज में, उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होके या जो भी है ये होके उनमें चेंजेस हुआ है। और इस ये क्या क्या कह रहा है कि मैनी फॉसिल्स हैं जो कि सपोर्ट करते हैं इसको, ये सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसको सपोर्ट करते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस। अब देखो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि उसको सपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, राइट। और ये कह रहा है कि ह्यूमंस जो है हैव इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम एन एप्पे लाइक स्पेसीज से ऑफ प्राइमेट्स, राइट। तो ये करेक्ट है, करेक्ट लॉजिकली ये भी है, करेक्ट लॉजिकली ये भी है, दोनों करेक्ट हैं। तो ये ऑप्शंस तो रिमूव हो गए हमारे, ये तीनों तो कतई पॉसिबल नहीं है। अब ये बताओ, अगर आपको लगता है कि ये दोनों करेक्ट हैं और ये रीजन है ऐसा होने का, एप्पे लाइक स्पेसीज में जो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी लाइक हम लोग जो हैं, ह्यूमंस जो हैं, मतलब इवॉल्व हुए हैं वो इस प्रजाति से, है ना, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि जो फॉसिल्स जो है ना वो सपोर्ट करते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को, उसकी वजह से हुआ है क्या? ये रीजन नहीं है ना इसका, ये तो खुद एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, ये खुद एक सपोर्टिंग स्टेटमेंट है, बट ये रीजन नहीं है उसका क्यों हुए हैं। वाई का जो अगर आंसर देता हो ये रीजन, यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन लगा दूं वाई, कि ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम एन एपे लाइक स्पेसीज ऑफ पिरामिड्स, वाई, ऐसा क्यों हुआ, हम क्यों हुए इनसे, क्यों बने ऐसा, क्या उसका आंसर ये दे रहा है? नहीं दे रहा। ये सपोर्ट तो कर रहा है इसको, बट ये इसका आंसर नहीं दे रहा है, इसका रीजन नहीं है ये वैलिड। तो रीजन नहीं है तो ए ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, कि ये स्टेटमेंट तो दोनों ही करेक्ट हैं बट इसका रीजन नहीं दे रहा, ये समझ रहे हो आप? तो इसका रीजन अगर नहीं दे रहा है तो ये नहीं होगा इसका आंसर, राइट। तो इस टाइप से आपको करने होते हैं असर्शन एंड रीजन के। मैं इनको बहुत आराम आराम से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, होप यू अंडरस्टैंड। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसके जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन दूंगी इंग्लिश बाय सुमन शेखावत, वहां पे देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब ये हो गया ये टॉपिक, अब इसमें आप प्रैक्टिस लगाइएगा तो प्रैक्टिस से और ज्यादा आपको क्लैरिटी आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट में। एक टॉपिक है हमारे पास कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है, उसको देख लेते हैं। चलिए कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है? कॉज एंड इफेक्ट एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन इवेंट्स एंड एक्शन के बीच में। ये उसी से रिलेटेड है जो पीछे आपने असर्शन एंड रीजन किया है ना, ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। वन इवेंट द कॉज लीड्स टू अनदर इवेंट, है ना, या फिर इफेक्ट। ये एक आइडिया होता है कि एवरी एक्शन या फिर इवेंट हैज अ कॉन्सिक्यूसेस, या उसका एक रिजल्ट होता है। इट मीन्स कोई एक्शन हुआ है तो उसका रिएक्शन आएगा ही आएगा, एंड दैट दीज आउटकम आर नॉट रैंडम, नहीं होते, डिटरमाइंड होते हैं फैक्टर्स को देख के कि हाँ ये फैक्ट था, इसकी वजह से ये आउटकम तो आएगा ही आएगा भैया। चलिए इसमें आपको थोड़ा डेफिनेशन देख लो। कॉज क्या होता है? कॉज होता है वो एक्शन और वो कंडीशन जो डायरेक्टली रिजल्ट इन अनदर इवेंट का होता है। इट मीन कॉज वो होता है, कॉज को क्या कहते हैं हम? कारण, की जिसकी वजह से कोई ना कोई कॉन्सिक्यूसेस आएगा ही आएगा। अ कॉज कैन बी अ सिंगल एक्शन भी हो सकता है या फिर सीरीज ऑफ इवेंट्स भी हो सकता है जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर आउटकम आएगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ एन इवेंट कैन हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड कि फैक्टर, कि इसके आगे क्या आने वाला है। तो कॉज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि इसका फैक्टर या इसका जो इफेक्ट है वो क्या आने वाला है या क्या आ सकता है। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट रेफर करता है एक इवेंट या एक्शन को कि जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉज्ड बाय अनदर इवेंट, कि ये एक ऐसा आउटकम है जो किसी अनदर एक्शन की वजह से आया है, वही होता है इफेक्ट। कॉज क्या है? एक कारण है जिसकी वजह से आगे कोई आउटकम आएगा, और इफेक्ट क्या है? वो आउटकम है जो किसी रीजन की वजह से आया है, ठीक है। अब इनके कॉज एंड इफेक्ट मीनिंग आई थिंक हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं डेफिनेशन से, बाकी ये आप पीडीएफ जो है वो देख लीजिएगा। कॉज मीन्स देखो बेसिकली क्या होता है कि मेक समथिंग हैपन और टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम। इसका एक एग्जाम्पल देखो, स्मोकिंग सिगरेट्स कैन कॉज लंग कैंसर। इट मीन्स क्या हो गया कि भैया स्मोकिंग क्या है? एक एक्शन है जिसका रिएक्शन या इफेक्ट क्या होगा? लंग कैंसर होगा, है ना। स्मोकिंग सिगरेट की वजह से लीड टू लंग कैंसर, इसकी वजह से ऐसा होगा, ऐसा आएगा। अब आपको कुछ इसके मैं क्वेश्चंस दिखा देती हूँ।
क्वेश्चन कुछ ऐसे है, आपके पास में एक स्टेटमेंट है जिसमें आपको बताना है कि कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है, कॉज ये है और इसका इफेक्ट ये हो सकता है, ठीक है, वो आपको चूज करना होता है। अब देखो एक स्टेटमेंट है, हैवी रेन कॉज्ड द स्ट्रीट्स ऑफ फ्लड। कॉज क्या है, इट रेन हैवीली, कि हैवी बारिश हो रही है, बहुत जोरदार बहुत तेज की बारिश हो रही है, और उसका इफेक्ट क्या आया कि द स्ट्रीट्स जो है फ्लडेड, स्ट्रीट्स जो है वो पानी में भर गई, हैवी रेन हुई जिसकी वजह से ऐसा हो गया। एक और क्वेश्चन है, जॉन्स हार्ड वर्क पेड ऑफ व्हेन ही रिसीव्ड एन अवार्ड, जो भी ऑन हिज एग्जाम, या ए ग्रेड है ना, ए प्लस ग्रेड उसको मिला। तो जॉन हार्ड वर्क पेड ऑफ व्हेन ही रिसीव्ड एन ए प्लस ऑन हिज एग्जाम। कॉज क्या है कि जॉन स्टडीड हार्ड फॉर हिज एग्जाम। कॉज एक्शन क्या किया उसने, हार्ड वर्क किया, उसने बहुत दिल लगा के बहुत मेहनत से पढ़ाई किया, और उसका इफेक्ट क्या आया कि उसने रिसीव किया ए प्लस ग्रेड, उसने ग्रेड। ईटिंग टू मच फूड मेड मी फील सिक। अब यहाँ पे क्या है कॉज कि आई एट टू मच फूड, कि बहुत सारा खाना खाया और उसकी वजह से इफेक्ट क्या हो गया कि आई फेल्ट सिक। इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं, इनको ऐसे डील करना है। जैसे शी हैड टू बुक अनदर टिकट आफ्टर मिसिंग हर फ्लाइट। कॉज क्या है, एक्शन क्या हुआ, एक्शन हुआ कि शी मिस्ड हर फ्लाइट। एक्शन क्या हुआ कि शी मिस्ड हर फ्लाइट, और उसकी वजह से रिएक्शन क्या आया कि शी हैड टू बुक अनदर टिकट, कि उसे दूसरा टिकट बुक करना पड़ा। भाई एक्शन क्या हुआ, फ्लाइट में सो गई, देन उसका रिएक्शन क्या हुआ कि उसे दूसरा फ्लाइट बुक करना पड़ा, है ना। जैसे एक बार मुझे करना पड़ा था, मैंने भी मिस कर दी थी अपनी फ्लाइट, तो यस वो लेट हो गई थी, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द टीम्स डेली प्रैक्टिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू देयर चैंपियनशिप विन। अब क्या हुआ इसमें कॉज क्या है, चैंपियनशिप जीतना कॉज है या डेली प्रैक्टिस, कॉज है, एक्शन है, कॉज को एक्शन समझो, एक्शन है कि टीम प्रैक्टिस्ड एवरीडे, टीम जो है एवरीडे प्रैक्टिस करती थी, वो डेली प्रैक्टिस करते थे, उसकी वजह से इफेक्ट क्या आया कि दे वॉन द चैंपियनशिप, राइट। तो इस टाइप से आपके इसके क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए शेयर कर दूंगी, तो आप उनको कर लीजिए। लास्ट टॉपिक हमारे पास में है एनालॉजीज। एनालॉजीज बहुत अच्छा टॉपिक है और डेफिनेटली इसके क्वेश्चन आते ही आते हैं हमारे पास में, है ना। कैसे आते हैं वो देख लेते हैं। देखिए एनालॉजीज में क्या होता है, पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, आपके पास में एक क्वेश्चन गिवन होता है जहां पे आपको एक पेयर गिवन होता है वर्ड का, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है, एंड जो आपके पास में ऑप्शंस हैं आपको वो सेम रिलेशनशिप इन ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है कि वो सेम रिलेशनशिप जो है, हो सकता है दोनों सिनोनिम हो सकता है दोनों एंटोनिम हो। तो इस टाइप से वो सेम, अगर ये सिनोनिम है तो सिनोनिम पेयर फाइंड आउट कीजिए, अगर ये एंटोनिम है तो एंटोनिम पेयर फाइंड आउट करना होता है। यही एनालॉजीज होती है, दैट्स इट। एनालॉजीज मींस क्या है, सेम पेयर सेम सिचुएशन सेम वर्ड, है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है ऑप्शंस में। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं, ऑडोमीटर इज टू माइलेज। अब यहाँ पे माइलेज एंड ऑडोमीटर को देखो, ऑडोमीटर जो है ना वो माइलेज को मेजर करता है, मेजर, ये मेजर करता है। क्या रिलेशनशिप है ऑडोमीटर और माइलेज का, कि माइलेज को हमें मेजर करने के लिए ऑडोमीटर की नीड होती है। तो ये बताओ कंपास जो है, कंपास वो इसमें से किसको मेजर करता है, स्पीड को, हाइकिंग को, या फिर आपको लगता है नीडल, डायरेक्शन क्या है, कंपास से आप क्या मेजर कर सकते हैं, सेम रिलेशनशिप बताना है। चलिए जी बताइए। कंपास डायरेक्शंस को बताता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, राइट, डायरेक्शंस को बताता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैराथन इज टू रेस, मैराथन, मैराथन का रिलेशन है रेस से, है ना। तो फिर हाइबरनेशन का रिलेशन किससे है, विंटर, बियर, ड्रीम, स्लीप, किससे है हाइबरनेशन का, बताइए। हाइबरनेशन का स्लीप से, रेस अगर बढ़ जाती है तो उसे मैराथन कहते हैं, स्लीप अगर बढ़ जाती है तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। विंडो इज टू पेन, तो अब बुक इज टू, विंडो इज टू पेन तो अब बुक इज टू बताना है आपको।
बुक इज टू, जैसे विंडो पेन से बनी हुई होती है, वैसे बुक किससे बनी हुई होती है? बुक किससे बनी है? पेजेस से ही तो, पेजेस ओवर पेजेस। कप इज टू कॉफी, तो जैसे कप का यूज होता है फॉर कॉफी के लिए, तो वैसे बाउल का यूज, मेन यूज बताना है आपको बाउल का यूज, वैसे तो हर चीज में होता है बट आपको बताना है यहाँ पे बाउल का यूज होता है डिश के लिए, सूप के लिए, स्पून के लिए, फूड के लिए। किसके लिए होता है बाउल का यूज? किसके लिए होता है? जैसे कि आप कप में कॉफी पीते हैं, वैसे आप बाउल में क्या करते हो? सूप पीते हो, राइट? यार्ड इज टू इंच, यार्ड इज टू इंच एंड क्वार्ट इज टू, बताइए यार्ड को आप कैसे मेजर करते हो? इंचेस से। वैसे ही क्वार्ट को, वैसे ही क्वार्ट को किससे कर लेंगे आप? आउंस से। क्वार्ट का रिलेशन है आउंस से। इलेटेड इज टू डेस्पोडेंट, इलेटेड का जो रिलेशन है डेस्पोडेंट के साथ में, किसी एन के साथ में है। एनलाइटेंड का किसके साथ में है? वो रिलेशनशिप आपको बताना है, ठीक है? इलेटेड, इलेटेड का जो रिलेशनशिप है ना डेस्पोडेंट के साथ में, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है या एक दूसरे का एंटोनिम है। इलेटेड मीन्स क्या होता है? बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी होना, ये बहुत ज्यादा एनर्जी होना, उत्तेजित होना काइंड ऑफ। डेस्पोडेंट मीन्स होता है काम, शांत होना। तो वैसे ही एनलाइटेड का आप बता दीजिए, वैसे ही एनलाइटेड का आप बता दीजिए, ठीक है? क्या रिलेशन होगा? इग्नोरेंट, इसका होगा इग्नोरेंट। एनलाइटेड मीन्स क्या होता है? किसी को वैल्यू देना, है ना, इंपॉर्टेंस देना काइंड ऑफ, तो इग्नोरेंट। तो इस टाइप से आपके इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसका भी जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी, खुद से प्रैक्टिस करें उसको। एंड अभी के लिए सेशन आपका इतना ही है। ये कंप्लीट क्रिटिकल रीजनिंग के बेसिक्स थे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस थे। बाकी मैं पोल में क्रिएट करके क्वेश्चंस दूंगी तो आपको सॉल्व करने में भी मजे आएंगे, जो आपके स्टेटमेंट, अजम्पशन एंड कंक्लूजन के। बाकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में कर दूंगी शेयर। तो आई होप कि इससे पहले आपका ग्रामर का सेशन हो चुका है ना, कंप्लीट ग्रामर का, वो इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी प्लेलिस्ट, तो आप ये दोनों देख लीजिएगा। ओके, तो ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एंड या तो आप इनको देख लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो डैट आगे भी इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स आपके लिए आते रहेंगे तो आप उनके लिए, आपके लिए आई मीन हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही है, और बाकी टेलीग्राम पे एक्टिव रहिए, इंग्लिश बाय सुमन शेखावत पे, और यूट्यूब चैनल पे तो आपको बाकी सब मिल जाएंगी। एंड आई होप आपका एग्जाम अच्छा हो। तो जिनका कल एग्जाम है 17 को, जिनका एग्जाम है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी जिनका 25 में है तो उनको वोकैबलरी का भी एक मैं सीरीज प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है? एक वोकैबलरी का भी सीरीज हो जाएगा, और पीवाईक्यू 25 में है तो उनके लिए थोड़ा और हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और इन बेसिक्स को एक बार देख लीजिएगा, ग्रामर के और क्रिटिकल रीजनिंग के। ओके, तो बाय, ऑल द बेस्ट।